तो हेलो बच्चा लोग, आज हम फिर से आ गए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सीरीज का एक नया लेक्चर लेके आपके सामने। आज के लेक्चर का टॉपिक होगा वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। ठीक है, अब पिछले लेक्चर में हमने कूलॉम्स लॉ देखा, कूलॉम्स लॉ की लिमिटेशंस देखी, कहाँ लगाया जा सकता है कहाँ नहीं लगाया जा सकता, ये सारा कुछ देखा ही था। आज का टॉपिक होगा वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। ये बोर्ड के लिहाजन अच्छा टॉपिक है। थोड़ा बहुत आपका वेक्टर का जो नॉलेज है क्लास 11 का वो शार्प हो जाएगा। हाँ, एक महत्वपूर्ण बात बता दूं, मैं कोशिश करूंगा कि मैं कुछ वेक्टर के बेसिक्स बता दूं आपको, ताकि वो बच्चे जिनको वेक्टर का नॉलेज नहीं है या जैसा भी रीजन है उनको इस समय वेक्टर टफ लगता है या जो भी लगता है, तो वो आज के लेक्चर से पूरा वो समझ जाएंगे। जितनी जरूरत होगी उतना वेक्टर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात, मैं आपको बेसिक्स थोड़ा सा बता दूं। वेक्टर जब आपने पढ़ा होगा तो वेक्टर क्या होता है, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक एरो से होता था, सबको पता होगा। ठीक है, ये जो एरो का हेड होता था ये वेक्टर के डायरेक्शन को बताता है। किसको बताता है भैया? वेक्टर के डायरेक्शन को। और इस एरो की जो लेंथ होती थी वो मैग्नीट्यूड को बताता था। ठीक है, इतना दिमाग में रखिएगा। ठीक है, किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐसा था कि सपोज करिए ए एक वेक्टर है। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका या तो ये था, या तो आपने बुक्स में अपने देखा होगा कुछ डार्क करके लिख देते हैं इसी को। ठीक है, इन दोनों को अगर पढ़ना होगा तो हम क्या पढ़ेंगे भाई? वेक्टर ए। ये पुराने वेक्टर के लेक्चर में मैंने बता दिया है। वेक्टर के मैग्नीट्यूड को कैसे दिखाते हैं, इसको क्या पढ़ेंगे भाई? अगर ऐसा लिखा है इसको पूरा पढ़ते हैं, मॉड ए, या मीनिंग होती है इसकी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। अब ये मत पूछ देना, रुको थोड़ा सा और बता दो तुमको। मैग्नीट्यूड क्या होता है? तो जैसे मान लो 4 न्यूटन ईस्ट की ओर एक फोर्स गिवन है। सपोज करो एक फोर्स है जो कि 4 न्यूटन लग रहा और किधर की ओर है? ईस्ट के डायरेक्शन में। तो भैया जी इन दोनों को 4 न्यूटन को हम क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। और ऑब्वियसली ईस्ट तो आपका डायरेक्शन है। मींस मैग्नीट्यूड में दो चीजें हैं, एक आपका वैल्यू और एक आपकी क्या? यूनिट। तो मैग्नीट्यूड क्या इंक्लूड करेगा? आपको इतनी जानकारी होगी। ये हो गया आपका वेक्टर, एरो से डिनोट होता है। एरो हेड बता देगा डायरेक्शन को, एरो की जो लेंथ होगी वो क्या बता देगा? आपके मैग्नीट्यूड को। ठीक है, एरो को वेक्टर को डिनोट करने का क्या तरीका है? एक वेक्टर है उसके ऊपर एरो लगी हुई होगी, तो आप इसको भी पढ़ोगे वेक्टर ए। अगर आपकी बुक्स वगैरह में आपने ध्यान दिया होगा तो डार्क करके लेटर्स को लिखा गया होता है, तो वेक्टर्स को एक और तरीका है रिप्रेजेंट करने का, उसको डार्क कर देते हैं। ठीक है, अगर आपकी बुक में कहीं मॉड करके ए वेक्टर ए के ऊपर एरो लगाया हुआ है, इसका मतलब है मॉड ऑफ वेक्टर ए। मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, उसके बाद मैंने मैग्नीट्यूड को थोड़ा सा इलेबोरेट कर दिया एक एग्जांपल लेके कि सपोज करिए एक फोर्स एक वेक्टर होता है, आपको पता है। अब इससे डिटेल में मैं नहीं जा सकता। फोर्स एक वेक्टर है, अगर वो 4 न्यूटन ईस्ट के डायरेक्शन में है बच्चा, तो इसमें जो 4 न्यूटन है इसको कलेक्टिवली हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। और ईस्ट क्या है? डायरेक्शन। मींस वेक्टर के अंदर क्या क्या है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ठीक है, मैग्नीट्यूड में भी थोड़ा सा और डीप गए तो क्या पता चला? वैल्यू भी और क्या है? यूनिट है। यहां तक इतनी बातें आप समझ गए हो। ठीक है, किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका। अब मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूं, ये वाली बात आप दिमाग में रखिएगा। क्या? किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि एक वेक्टर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की मदद से ही परफेक्टली क्लियरली डिफाइन होता है, तो आप वेक्टर, अगर वेक्टर ए है तो आपको लिखना कैसे होता है? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड लिखना होता है, आगे उस वेक्टर के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर लिखना होता है। ध्यान देना बच्चा, ए कैप, इसको पढ़ते क्या है? ए कैप। और कहते क्या है पूरा? ये क्या है आपका? यूनिट वेक्टर along the direction of a वेक्टर। ठीक है, ए कैप को पढ़ोगे क्या? समझ के रखना, ए कैप का मतलब ए कैप इज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो आप ये जान के रखना, क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म बताते समय मैं क्या करूंगा? यूज करूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली आपको भी पता है कूलॉम लॉ का वेक्टर फॉर्म बनाने जा रहा हूं। तो मैं अब करूंगा क्या
कि उसमें मैं वेक्टर्स को यूज करने वाला हूं। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई होगी, आ गई है, तो मैं एक काम करता हूं, इसको थोड़ा सा कर देता हूं, छोटा कर देता हूं और आपके लिए एक कोने में रख दूंगा इसको, ताकि आपको जरूरत होगी तो आप देख लोगे इसको। यहां से आ जाओ भाई साहब, ठीक है, समझ में आ रही बात? ठीक है, एक कैप ये समझ गए। अब आते हैं हम कहां पे, कूलॉम्स लॉ पे। ठीक है, क्या होगा, सपोज करिए कूलॉम्स लॉ में जो हम डिफाइन करते हैं, या कूलॉम बाबा जो बताए थे वो क्या बताए थे, फोर्स के बारे में जानकारी बताए थे। ऐसा फोर्स के बारे में जानकारी बताए थे जो जब दो चार्जेस एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, वो फोर्स के बारे में उन्होंने जानकारी दी थी। ये आपको मैंने पहले बता दिया। तो सपोज करिएगा। अच्छा, एक चीज बताना मैं भूल गया, एक चीज और बता देता हूं आपको, रुकिए, वेक्टर के बारे में थोड़ा सा और बताना है आपको। ठीक है, एक चीज है आपको जानना पड़ेगा, पोजीशन वेक्टर, जिसका मैं यहां यूज करने वाला हूं। क्या? पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है भाई? पोजीशन वेक्टर क्या होता है आप सबको पता है। आप अपने जहां पे भी आप रहते हो, अपने घर की लोकेशन बतानी है, घर की पोजीशन बतानी है, या किसी पर्टिकुलर जगह की पोजीशन बतानी है, तो जब भी आप पोजीशन को एक्सप्लेन कर रहे होते हो ना, तो केवल ये कह के काम नहीं चलेगा कि जाइए आधा किलोमीटर पे है या 1 किलोमीटर पे है। समझ में आ रही बात? आपको स्पेसिफिकली मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ता है। कि जैसे सपोज करिए आपसे किसी ने पूछा कि हमारे एरिया में मान लीजिए कि चाय सुट्टा बार कहाँ है, ठीक है, तो चाय सुट्टा बार के बारे में अगर बताना होगा तो आप बताएंगे इस तरीके से कि वो किस डायरेक्शन में आपको जाना है और कितना जाना है। मींस आप उस एक पर्टिकुलर चीज के लोकेशन को जब आप एक्सप्लेन कर रहे होते हो, तो आपको वैल्यू भी बतानी पड़ती है कि कितना चल रहा है, और डायरेक्शन भी बताना पड़ता है। ठीक है, ये आपको पहले से पता होगी चीजें। तो यहां से एक चीज तो कंक्लूड कर सकते हैं कि पोजीशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसी वजह से मैं आपको यहाँ क्या पढ़ा रहा हूँ, पोजीशन वेक्टर। थोड़ी सी बस जानकारी दूंगा, पूरा पढ़ाऊंगा नहीं। ठीक है, तो सपोज करिए, अब आते हैं जरा फिजिक्स में। सपोज करिए, लेट देयर बी अ पॉइंट P। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स इसके मान लो है 2,3। ठीक है, ये P की क्या है, पोजीशन है। ठीक है, इसको जरा हम इसका पोजीशन वेक्टर लिखते हैं, क्योंकि P पोजीशन क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, तो पहले P की पोजीशन को दिखाएंगे। ठीक है, हमको x में कितना चलना 2, y में कितना चलना 3। ठीक है, तो यहाँ पे P आएगा। अब ध्यान से सुनना, रेफरेंस पॉइंट किसको माने हैं, ओरिजिन को। पॉइंट P को लोकेट कर लिए, क्लास 9th में ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लोकेट करना सीख लेते हैं। ठीक है, अब बेटा जहां से आपने जिसको आपने रेफरेंस पॉइंट माना है, वहां से एक एरो बनाइए जिसका एरो हेड P की ओर हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एरो है, और आपको पहले ही बताया मैंने, वेक्टर्स को किससे दिखाते हैं, एरो से। यानी बेटा ये अगर यहाँ O लिख दो, तो जो OP वेक्टर होगा वो एक्चुअली में उसको बोलोगे क्या, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। समझ में आई बात? इसको क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। ये तो आप समझ गए क्या? इसी तरीके से जब भी किसी का पोजीशन वेक्टर लिखना हुआ हो, जैसे अब मान लो मैं पोजीशन वेक्टर लिखूं, तो OP वेक्टर मेरे को अगर लिखना हुआ होगा, तो 2 चला हूं मैं किस डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में, इसलिए 2, और x डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या होता है, i कैप, प्लस 3 चला हूं किधर की ओर, y की ओर, और y डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर कौन होता है, j कैप, तो क्या हो जाएगा 3j कैप। तो ये कुल मिला के आपने क्या लिख दिया, पोजीशन वेक्टर ऑफ P इन टर्म्स ऑफ I एंड J। यहां पे आपने इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये वाली जो एरो है बेटा, इसको हम क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। आई होगी बात समझ में आपको? ठीक है, समझ गए? इतना दिमाग में रखना, क्योंकि अब मैं पेज चेंज करूंगा और ये चीजें यूज करूंगा। एक छोटी सी बात और बता दूं, ठीक है, पोजीशन एक वेक्टर है, तो एक और वेक्टर आपको यहां पे यूज होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं, ये बकवास नहीं कर रहा हूं भाई साहब। अभी आगे
वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ परफेक्टली समझने के लिए ये चीजें आपको चाहिए। तो आप करोगे क्या, या तो आप जाओ वेक्टर का लेक्चर ढूंढो, वहां से पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पढ़ो, फिर आओ कूलॉम्स लॉ का ये वेक्टर फॉर्म पढ़ो, और या तो मैंने आपको यहीं पे कलेक्टिवली जितनी जरूरत है उतना यहाँ पे कर दे रहा हूं। सपोज करिए कि अगर पॉइंट P 2,3 पे था पॉइंट P, अब ये अपनी पोजीशन चेंज किया और ये यहां से एक ऑब्जेक्ट था, एक पार्टिकल था जो पहले पॉइंट P पे था, ठीक है, तो ये इसका पोजीशन वेक्टर था। अब क्या हुआ, ये पॉइंट P जो पार्टिकल था P पे, वो कहां चला गया, एक पॉइंट Q पे जिसका कोऑर्डिनेट था 3,5। समझ में आई बात। अब जैसे मैंने P का पोजीशन वेक्टर ये एरो दिखाया, उसी तरीके से Q का पोजीशन वेक्टर यहां से क्या मिला दूंगा, तो यहां से मैं कहूंगा बेटा जो OQ है वो क्या है, पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है ऑफ पॉइंट Q। समझ आई बात। इसको लिखना होगा तो कैसे लिख दूंगा भाई, 3 चला हूंगा मैं x डायरेक्शन में और +5 चला हूंगा j डायरेक्शन में, तो दोनों लिखना आ गया। अब आपको एक बात पता होगी क्लास 9 से, डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। पहली बात, डिस्प्लेसमेंट फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यही होता है डिस्प्लेसमेंट। ये एक वेक्टर क्वांटिटी थी, ये आपको पहले से पता है, नहीं पता है तो अभी से जान लो, ठीक है। अब एक बात बस ऐड करूंगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक उसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। क्या कहना चाह रहा हूं जरा मैं आपको यहां समझा दूं, ध्यान से सुनो। अगर मैं कहता हूं कि P और Q उस पार्टिकल की 2 पोजीशन थी, तो जरा डिस्प्लेसमेंट को आप इंडिकेट कर दीजिए। तो ध्यान से सुनना बेटा, ये जो होगा ग्रीन कलर्ड पार्ट, ठीक है, ये एक्चुअली में क्या है, डिस्प्लेसमेंट। क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट। अगर आप P से Q जा रहे हो तो एरो लगाओ Q की ओर, ठीक है। अब जो PQ वेक्टर होगा वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कब, जब ट्रेवल स्टार्ट हो रहा है कहां से, P से, जा कहां को रहे हैं, Q को, ठीक है। अगर जर्नी स्टार्ट हो रही है Q से, जा रहे हो P को, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड तो यही होगा, लेकिन एरो लगा देना इधर, मतलब QP क्या होगा बेटा, ये भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, ये भी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ही होगा, लेकिन जर्नी कहां से स्टार्ट होगी, Q से, और जाएगा किधर को, P को। समझ में आ गई बात, इतना समझ में आ गया। अब मैंने जो अभी बताया आपको क्या, कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, पहले से पता है। इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो थोड़ा सा जरा देखना, थोड़ा सा मुझे टाइम देना बेटा। अगर मैं इसको थोड़ा सा नन्हा कर दूं, चलो भाई नन्हे हो जाओ, जगह बताने के लिए थोड़ा कर रहा मैं ये, ठीक है। बैठ जा, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे सपोज करिए मेरे को PQ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखना है, PQ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो फाइनल पोजीशन कौन है, P से कहां जा रहे हैं, Q को, तो PQ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखना चाहते हैं तो हम लिखेंगे फाइनल पोजीशन वेक्टर। तो फाइनल पोजीशन का वेक्टर, फाइनल पोजीशन क्या है, Q, और उसका वेक्टर यही है, इसको हमने लिखा क्या है, 3i कैप प्लस 5j कैप। तो इसको लिख दूंगा 3i कैप प्लस 5j कैप। अब माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, तो इनिशियल वाली पोजीशन का वेक्टर यानी OP वेक्टर की बात कर रहा हूं मैं, और OP क्या होगा, लिखा मैंने 2i कैप प्लस 3j कैप। तो इससे माइनस कर दूंगा क्या, 2i कैप प्लस 3j कैप। थोड़ा सा सॉल्व कर लिया जाए, 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 2i कैप माइनस 3j कैप। माइनस कर लो, 3 2 क्या आ जाएगा, i कैप, 5 माइनस 3 2 आ जाएगा, j कैप। तो ये क्या है भाई, एक्चुअली में +2 हुआ।
समझ में आई बात। अब ये क्या है, पी क्यू पोजिशन वेक्टर। ठीक इसी तरीके से बेटा अगर आपको क्यू पी लिखना होता तो आप फाइनल पोजीशन अब हो जाती पी, तो आप पहले लिखते ओपी वेक्टर और फिर माइनस करते किसको, ओ क्यू वेक्टर को। समझ में आ गया। अगर बच्चा आप इतना जान रहे हो, ठीक है, तो आपका कुछ हद तक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और पोजीशन वेक्टर भी प्रिपेयर हो गया। ठीक है, अब बस मैं आऊंगा कहाँ पे, सीधा सीधा कूलॉम्स लॉ पे। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या याद रखना बेटा, कोई भी वेक्टर लिखना है तो पहले मैं उसको इक्वल करके उसके आगे उसका मैग्नीट्यूड लिखूंगा, आगे उस वेक्टर का देखूंगा वो फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, उस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर ढूंढूंगा, वो लेके आगे लिखूंगा। समझ आ रही बात। इसको देख लो, चाहे स्टॉप करके आप नोट कर लो, क्योंकि आगे की चीज में ये चीजें इंक्लूड होने वाली हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ रहा हूं मैं। ठीक है, अब आते हैं क्या, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ पे। ठीक है, किसी को डायरेक्ट देखना होगा तो ये टाइमिंग हम मेंशन कर देंगे, आप सीधा सीधा वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ देख लेना। किसी को बेसिक सीख के तब कूलॉम्स लॉ देखना होगा तो भैया वो स्टार्टिंग से आ जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सपोज करिए दो चार्ज है, देयर आर टू, ठीक है, देयर आर टू चार्जेस Q1 एंड Q2। तो चलो भाई, एक चार्ज ले लेता हूं मैं Q1, एक चार्ज ले लेता हूं Q2। ये बातें आपको पहले से पता है। मान लो इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, स्मॉल r है। ठीक है, आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, मैंने नहीं बताया था, Fe का फॉर्मूला K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, या कुछ बच्चे इस तरीके से बार बार लिखते होंगे 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये एक्चुअली में बेटा आपको अगर मैं बता दूं, जब भी ये फॉर्मूला आप न्यूमेरिकल्स लगाते समय करना, ये तो आप Q1 और Q2 का साइन पुट नहीं करोगे। ध्यान रखना, कूलॉम्स लॉ का ये जो फॉर्मूला है ये एक्चुअली में इसका स्केलर फॉर्म है। स्केलर फॉर्म मतलब क्या, इस फॉर्मूले से केवल और केवल आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड पाते हो। मींस जो Fe है ना, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। समझ आ गई बात। ठीक है, तो ये क्या है, ये फॉर्मूला जब भी आप फॉर्मूला यूज कर रहे होगे तो Q1 और Q2 जो चार्जेस होंगे उनका मैग्नीट्यूड ही लिखना। लाइक प्लस और माइनस मत लगा देना कि एक चार्ज 2 कूलम का है, एक -2 कूलम का है, तो Q1 की जगह 2 रख दें और Q2 की जगह -2 रख दें। ठीक है, ऐसा आप नहीं करोगे। अगर आपको साइन रखना है तो आप वेक्टर फॉर्म में रख के करो, कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ में आ गई बात। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा मैग्नीट्यूड। अगर मेरे को वेक्टर फॉर्म लिखना है तो जैसा मैं पीछे आपको बताया था, मुझे पहले क्या लिखना पड़ेगा, Fe का अगर वेक्टर फॉर्म लिखना है तो मुझे आगे क्या लिखना पड़ेगा, Fe का मैग्नीट्यूड, जो कि मेरे को पहले से पता है। ठीक है, साथ साथ एक ऐसा वेक्टर ढूंढना पड़ेगा जो Fe के डायरेक्शन में है। समझ आ गई बात इतनी। ठीक है, एक चीज और दिमाग में रखना, अगर मैं आगे लेक्चर में कहीं पे भी F12 लिखता हूं तो इसका मतलब है फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज। समझ आई बात। अगर मैं लिखता हूं ठीक इसी तरीके से F21 तो इसका मतलब हो जाएगा भैया फोर्स ऑन क्या, सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट। समझ गए, ये जानकारी आपको है। तो चलिए लिखते हैं। हमको ढूंढना क्या है, Fe का वेक्टर फॉर्म लिखना था, तो ये तो पता ही है, यही ढूंढना है। ठीक है, यही ढूंढने चलते हैं। चलो पहले तो सपोज करो दो चार्जेस हैं Q1 और Q2। एक केस 1 लेके चल रहा हूं मैं, केस 1, जिसमें दोनों चार्जेस का नेचर जो है वो सेम है। नेचर सेम मतलब इनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। ये बेसिकली आप दिमाग में बिठा लीजिएगा। ठीक है, चलो पहले वेक्टर फॉर्म लिखना है तो पहले हम क्या करते हैं, इनका पोजीशन वेक्टर डिफाइन करते हैं। तो सपोज करो यहां पे एक जो चार्ज Q1 है इसका पोजीशन वेक्टर ये होगा, पीछे बताया हूं मैं आपको। और सपोज करो मैं इसको सीधा सीधा क्या कह रहा हूं, R1 वेक्टर। ठीक है, समझ में आ रही बात। अब ये Q2 का पोजीशन वेक्टर हो गया, ये वाली एरो। सपोज करो ये क्या है आपका
R2 वेक्टर। समझ आ गया है जी? सब समझ में आ रहा है? ठीक है। अब क्या लिखना है मेरे को, बस ये देखना है। अब अगर मैं यहाँ पे F12 देखूं, यानी ये भी इसको रिपल करेगा इधर की ओर और ये इसको रिपल करेगा इधर की ओर। क्लियर है? एकदम समझ में आ रहा है? अब अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूं फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू वेक्टर फॉर्म में, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड तो वही हो जाएगा। ध्यान से सुनना, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बेटा बताना, कि 1/4πε0 जो है Q1 Q2। अब ध्यान से सुनना बेटा, 1 से 2 किसका डायरेक्शन है, कौन से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का, जो ये फोर्स कहां लग रहा है, इधर लग रहा होगा, ये कौन है आपका फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, और ये कौन है फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। मैं किसको लिखना चाहता हूं बेटा, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू को लिखना चाहता हूं, तो इसका मैग्नीट्यूड तो यही हो जाएगा, क्योंकि आपको पिछले लेक्चर्स में मैं बता चुका हूं ये दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, बस डायरेक्शन अपोजिट होता है, तो मैग्नीट्यूड तो यही हो जाएगा। अच्छा बेटा, दोनों के बीच का डिस्टेंस मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, सेम बात होगी, आर स्क्वायर ही मेरे को लिखना है, लेकिन मैं थोड़ा सा तमीज दिखाना चाहता हूं, ध्यान से सुनो। ये किसका डायरेक्शन है, यानी ट्रेवलिंग कहां से हो रही है, फोर्स लगा कौन रहा है, टू किधर की ओर, वन की ओर, तो इसको मैं लिखूंगा, इसको लिखूंगा R12 वेक्टर। सॉरी गलती कर दिया मैंने, इसको लिखूंगा R किधर से किधर को, 2 से किधर जा रहे हैं, 1 को, तो इसको लिखूंगा R21 वेक्टर। यानी 1-2 किस डायरेक्शन में लग रहा है, R21 के डायरेक्शन में लग रहा है। मुझे यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिखना है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा R21 का स्क्वायर। समझ आ रही बात? ये हो गई मैग्नीट्यूड की बात। अच्छा, अब जैसा मैंने बताया कि फोर्स का मैग्नीट्यूड तो मैंने लिख लिया है, अब बस मेरे को क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर चाहिए उसके डायरेक्शन में। तो क्या ये डायरेक्शन R21 डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का नहीं है कि नहीं है? हाँ, ये किसका डायरेक्शन है, R21 वेक्टर का। तो पहले मैं R21 वेक्टर निकालूंगा, जैसा आपको बताया था R21 वेक्टर क्या हो जाएगा, तो एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है फाइनल पोजीशन का वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन का। तो फाइनल पोजीशन कौन है भाई, ये वाली Q1 वाली, तो Q1 का पोजीशन वेक्टर क्या है भैया, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। बोलो, अब इसका डायरेक्शन निकालने के लिए आप R21 कैप निकाल दो, ठीक है, क्यों, 1-2 किस डायरेक्शन में लग रहा है, R21 डायरेक्शन में लग रहा है, मेरे को R21 डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा। और यहां से जरा देख लो, किसी भी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए वो वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड लिखा जाता है। तो R21 कैप निकालने के लिए पहले मैं क्या लिखूंगा, R21 वेक्टर अपॉन R21 का मैग्नीट्यूड, यही तो लिखूंगा। देखो जरा, वहां से समझ में आ रहा होगा, छोटा करने की कोशिश करता हूं, हो गया तो वाह वाह, हो तो गया ही, ठीक है। आ जाओ भाई, थोड़ा किनारे आ जाओ तुम, ठीक है भाई साहब, समझ में आ रही बात? तो मेरे को पूरी बात समझ में आ गई है कि F12 वेक्टर होगा क्या भैया, के Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर, R21 स्क्वायर। और अच्छा, इसको आप एक तरीके से और लिख सकते हो, ध्यान से सुनना, R21 स्क्वायर मतलब क्या, R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, सीधा सीधा मतलब क्या होता है, R21 का, इसका सीधा सीधा मतलब होता है R21 का स्क्वायर। तो अभी हमने क्या लिख दिया, मैग्नीट्यूड। अब इसके डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर वो तो R21 वेक्टर ही है, यहाँ क्या लिखेंगे, R21 वेक्टर का कैप। समझ आ रही बात? अब जो निकाला है वो आगे पुट करूंगा मैं, के Q1 Q2 अपॉन R21 ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसको जरा एक्सप्लेन करके मैं लिख दूं, इनटू R21 वेक्टर डिवाइडेड बाई R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। समझ में आई बात? थोड़ा सा और ध्यान देना, बस हो गया भाई साहब, के Q1 Q2 अपॉन
R21 का स्क्वायर, और R21 वेक्टर को क्या लिखा हूं मैं, R1 माइनस R2। तो यहां ऊपर लिख दे रहा हूं R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर डिवाइडेड बाय बेटा क्या, R21 का मैग्नीट्यूड। समझ में आई बात। और R21 का मैग्नीट्यूड भाई मतलब क्या, R21 सीधा सीधा, अरे भाई साहब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या, ए, तो R21 का मैग्नीट्यूड क्या, R21 बोलो, अरे सॉरी एरो नहीं लगाना, तो R21 को बाहर निकाल दूंगा और ये R21 के साथ क्या हो जाएगा, R क्यूब हो जाएगा। तो वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनना सब लोग, सुन लो यार, क्या ही जा रहा जिंदगी। हाँ तो बच्चा थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन चलिए यहां तक क्या लिख दिया भाई मैंने, तो ये कुल मिला के F12 वेक्टर जो है उसका वेक्टर फॉर्म लिख दिया मैंने। थोड़ा सा अभी बताया मैंने आपको, R21 वेक्टर मतलब क्या, R21, तो यहाँ R21 वेक्टर की मैग्नीट्यूड की जगह R21 लिख दूंगा, यहाँ R21 का स्क्वायर ऑलरेडी है, ये क्या हो जाएगा R21 का क्यूब। तो वेक्टर फॉर्म ऑफ फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू होगा क्या बेटा, K Q1 Q2, इधर क्या हो जाएगा भैया R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाई R21 का क्यूब। समझ आई बात, समझ में आया क्या, ठीक है। अब जरा यहीं से ध्यान दे लो, पहले हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, फोर्स कहां से कहां को लग रहा है। तो देखो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ R1 माइनस R2 है, ठीक है। नीचे क्या है, R21 का क्यूब। समझ में आ गई बात। अब इसी तरीके से अगर इसको मैं मिटा दूं और मैं तुमसे कहूं, मैंने क्या लिखा था F12 ना, तो अगर मैं कह दूं F21 लिख के दिखाओ, तो कहोगे देखिए पहले मैग्नीट्यूड लिखेंगे, मैग्नीट्यूड क्या होगा, K Q1 Q2 अपॉन, बस यहां थोड़ा सा चेंज कर लेना, R मत लिखना, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में थोड़ी सी तहजीब दिखाना भी बड़ा जरूरी होता है, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे 1 से 2, तो यहां लिख देंगे क्या, कहां से, F21 किस पे लग रहा है, F on 2 ड्यू टू 1, F on फोर्स on 2 ड्यू टू 1, ये R12 का डायरेक्शन है कि नहीं है। देखो जरा, जर्नी स्टार्ट कहां से होगी, 1 से, जाएगी किधर को, 2 को फोर्स यही तो लग रहा है, तो यहां क्या लिख दोगे R12 का क्यूब। और जब आप 1 से 2 जाते हो तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, तब फाइनल पोजीशन ये बनती है और इनिशियल पोजीशन ये बनती है, तो फाइनल पोजीशन वेक्टर बनेगा R2 वेक्टर और इनिशियल पोजीशन वेक्टर बनेगा R1 वेक्टर। तो यहाँ क्या लिखोगे आप, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। समझ में आ गई बात। यहाँ क्या था भाई, F12 कहां से कहां को लग रहा था, F on 1 ड्यू टू 2, इधर से इधर को लग रहा था, इसलिए मैंने R21 लिया, और ये लग रहा था इधर को, इसलिए फाइनल पोजीशन बनती थी R1 वेक्टर वाली और इनिशियल पोजीशन बनती थी R2 वेक्टर वाली, इसलिए क्या लिखा मैंने, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। समझ में आ गई बात। लेकिन ये पूरा केस कब था बेटा, जब नेचर क्या था इनका, सेम। अगर नेचर अपोजिट हुआ तो क्या होगा, तो देख लो, वो भी मैं आगे बता दे रहा हूं। मान लो, ये तुरंत समझ में आ जाएगा, तुम्हारा रिवीजन भी हो जाएगा। मान लो चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है, इनके बीच की डिस्टेंस R है, ये आपको पहले से पता है, ठीक है। इसका पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर, उसका पोजीशन वेक्टर R2 वेक्टर। अगर बोथ चार्जेस, जिसको हम क्या बना सकते हैं, केस नंबर 2, इफ बोथ चार्जेस आर ऑफ क्या, अपोजिट नेचर, तब क्या होगा भाई, Q1 Q2 को अट्रैक्ट करेगा इधर की ओर, बोलो, ठीक है। यानी इधर की ओर जो होगा फोर्स ऑन 2 होगा ड्यू टू 1 होगा। Q1 Q2 को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो Q1 अट्रैक्ट करेगा तो फोर्स लगाएगा 2 पे, इसलिए फोर्स ऑन 2, लगा कौन रहा है, Q1, इसलिए Q1, ठीक है। ये अट्रैक्ट करे, इसको अट्रैक्ट करेगा Q2 इधर की ओर, तो इधर कौन हो जाएगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। समझ आ रही बात। अब सीधा सीधा लिख देता हूं मैं, ध्यान से सुनना। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 वेक्टर अगर लिखना है तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 को एज इट इज रहने दो, ठीक है। अब देखो कहां से कौन से वेक्टर का डायरेक्शन है, तो कहां पे लग रहा है, ये फोर्स ऑन 2 लग रहा है,
फोर्स ऑन 2 लग रहा है, ड्यू टू 1 लग रहा है, तो ये वाला वेक्टर है ना, तो क्या हो जाएगा भैया यहाँ पे बताओ, ये कौन से वेक्टर का डायरेक्शन है, कौन से वेक्टर का डायरेक्शन है भाई, 2 से चल रहे हैं, किधर को आ रहे हैं, 1 को, तो ये हो जाएगा R21 का क्यूब, यहां लिख दो सीधा सीधा, बोलो 21 का डायरेक्शन है ना ब्रो। और यहाँ क्या हो जाएगा, ये लग किधर रहा है, फाइनल पोजीशन कौन सी हो जाएगी, 1 वाली, इनिशियल कौन हो जाएगी, Q2 वाली, तो 1 का पोजीशन वेक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर होगा R1 माइनस R2 वेक्टर, ये हो जाएगा F21, F12 भी लिख लो चलते चलते भाई, F12 क्या हो जाएगा, ऊपर सेम K Q1 Q2, अब ये किस पे लग रहा है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, किधर लग रहा है भाई, इधर, ये डायरेक्शन किसका है, 1 से लेके किधर का है, 2 का, तो इसको लिख दोगे R12 का Q, ठीक है, किधर को लग रहा है, इधर से इधर लग रहा है, तो फाइनल पोजीशन R2 वाली और इनिशियल पोजीशन R1 वाली, तो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, हो गया, समझ में आ गया होगा, ठीक है। कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेरी होगी, कोई पार्ट समझ में नहीं आया होगा, प्लीज आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, ठीक है, क्या पता कोई क्वेरी आ जाए यहां से, ठीक है। आज के लिए इतना ही रैप अप करते हैं, बाकी बातें कल के लेक्चर में होगी। ध्यान रखिएगा, अगला लेक्चर हमारा न्यूमेरिकल होने वाला है, जितने भी टॉपिक्स पीछे पढ़ा दिए मैंने सबका आगे न्यूमेरिकल ही चलने वाला है। तो आज के लिए धन्यवाद।